दिखाई दे रहा है सर? यस, स्टार्ट कीजिए सर, दिखाई दे रहा हम्म चालू करो। है। यस। ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कोविड-19 के चलते हुए बृहमुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से हमारे लिए सबके लिए ऑनलाइन शिक्षा माध्यमिक विभाग की तरफ से दी जा रही है। और आज हम पाठ भूगोल का 7वां मानवीय अधिवास, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मानवीय अधिवास के बारे में आधी जानकारी पहले हो चुकी है आपको, और जो आगे का जो पाठ है तो आगे का पाठ आज हम देखने वाले हैं। तो मानवीय अधिवास, इसमें हम आज उपघटक जो है वो उपघटक हमारा भारत का नगरीकरण तथा भौगोलिक स्पष्टीकरण और ब्राजील का नगरीकरण तथा भौगोलिक स्पष्टीकरण। मेरा नाम जितेंद्र बी आलमली सर है। मेरा स्कूल का नाम ग्लोबल पैसेज मनपा माध्यमिक विद्यालय परेल यहाँ स्थायिक है। और हम आज मानवीय अधिवास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भारत और ब्राजील। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत को पहले से ही मानवीय अधिवास की परंपरा है। अपने भारत देश में जलवायु में विविधता पाने के कारण इसीलिए हमारे भारत देश में मानवीय अधिवास जो है, ये अधिवास एक समान दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल एवं उर्वरता के कारण आदिवासियों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। इसी कारण हमारे भारत में मानवीय अधिवास में विविधता पाई जाती है। तो देखेंगे तो हम ज़्यादा भारतीय आदिवासियों की संख्या, भारतीय आदिवास कहाँ हैं, तो हम मान सकते हैं कि उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में, उसके साथ साथ पूर्वीय तट में और नर्मदा का मैदान, विंध्य का मैदान एवं भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है वहाँ केंद्रीय आदिवास पाए जाते हैं। ऐसी जगहों में जहाँ सुविधा उपलब्ध है ज़्यादातर मात्रा में, पानी की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था, कृषि करने लायक जमीन, ऐसी जगह पे भारत में मानवीय अधिवास अधिक पाया जाता है। और इसके विपरीत हम देखेंगे तो हमारे देश में, मैंने पहले ही बोला है आपको कि भारत में जलवायु में विविधता पाने के कारण आदिवास एक समान नहीं है, कहाँ घना है, कहाँ कम है। तो हम देखेंगे कि हमारी भारत की जो भूमि है, उस भूमि के कारण अपने भारत देश में आदिवास में विविधता पाई जाती है। इसके विपरीत मध्य भारत का वनाच्छिद भाग, इस भाग में आदिवास कम दिखाई देता है। राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिण भाग, इस भाग में भी आदिवास कम पाया जाता है। इसके बाद हिमालय के ढाल वाले क्षेत्र में एवं खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेशों में भी मानवीय आदिवास विरल व बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ हिमालय के ढाल में
हमारे सरकार को वहाँ सुविधा लेके जाने के लिए जो हमारे प्राथमिक सुविधा होती है, वहाँ प्राथमिक सुविधा कम पाने के कारण इस जगह पे मानवीय अधिवास कम दिखाई देता है, जो कि बिजली की कमी हो, मार्गों का निर्माण, जो हमारी जो पायाभूत सुविधा जो हम बोलते हैं, जो हमें जीवित रहने के लिए या हमारी आवश्यकता की पूर्ति होने के लिए वहाँ सुविधाओं का, जहाँ जहाँ सुविधाओं का अभाव आता है, वहाँ मानवीय अधिवास कम दिखाई देता है। और इसके बाद हम ब्राजील, तो ब्राजील का मानवीय अधिवास हम देखेंगे तो ब्राजील में भी वहाँ अलग प्रकार से मानवीय अधिवास दिखाई देता है। जैसे कि ब्राजील में आदिवासियों की शुरुआत यह यूरोप से आए हुए साम्राज्यवादियों से हुई है। वो लोग ब्राजील में आए, उन्होंने आदिवास मुख्य रूप से ब्राजील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। अब इन आदिवासियों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं। इन आदिवासियों के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो तटीय प्रदेश में हम देखेंगे ब्राजील में आदिवासियों का विकास किस प्रकार से हुआ। यह यूरोप से आए हुए साम्राज्यों ने वहाँ मानवीय आदिवास विकसित हो चुका है। और हम तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो परंतु आदिवास घने हैं। वहाँ की भूमि मानवीय आदिवासियों के लिए कम है, लेकिन वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ के लिए, संसाधनों के लिए एकदम अच्छी भूमि होने के कारण, कृषि योग्य जमीन होने के कारण वहाँ ज्यादा मानवीय आदिवासियों की संख्या बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो हम साओ पाउलो, यह शहर भी बहुत महान उसका नगरीकरण हो चुका है। और इस प्रदेश में साओ पाउलो प्रदेश की जमीन जो है वो उर्वर है। वहाँ कहवा मतलब कॉफी कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है। यहाँ विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है। देखिए वहाँ बिजली की बहुत सारी बिजली, वहाँ विद्युत बिजली वहाँ के मानवीय आदिवासियों को मिलती है। कृषि के लिए, कारखानों के लिए महत्वपूर्ण बिजली आवश्यकता होती है। वहाँ बिजली की बहुत वहाँ आपूर्ति है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं विकसित हुई है। जो कि हम देश का विकास चाहते हैं, तो देश के विकास के लिए मैंने पहले आपको बोला था, हमारे लिए पायाभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी तो हमारे देश का विकास हो सकता है। जैसे ही कहाँ भी किसानों का जो खेत में जो अनाज निकलता है, अगर कोई पायाभूत सुविधाएं होती है, रेल मार्ग, महामार्ग, इसका विकास होता है तो उस प्रदेश का विकास हो सकता है, वहाँ के किसानों का भी विकास हो सकता है। और उसी प्रकार से वहाँ भी परिवहन का की सुविधा विकसित हुई है। उपयुक्त सभी कारणों के कारण साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित हो गए हैं। उसके बाद आगे देखेंगे जिस प्रकार से हमारे भारत देश में भी हमने देखा दो प्रकार से मानवीय अधिवास हो रहा है। राजस्थान में देखा हमने, वहाँ राजस्थान के पश्चिम भाग में भी देखा, उसके बाद हिमालय के ढाल में भी देखा, वहाँ मानवीय अधिवास कम है। तो उसी प्रकार से वहाँ भी ब्राजील में देखेंगे
तो ब्राजील के उत्तर पूर्व भाग में उच्च भूमि का प्रदेश आवर्षण से ग्रस्त होने के कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। इस भाग में ग्रामीण आदिवास प्रकीर्ण एवं विरल है। तो उसी प्रकार से वहाँ ब्राजील का भौगोलिक स्पष्टीकरण में हमने ब्राजील का मानवीय अधिवास और भारत का मानवीय अधिवास हमने देखा है। तो हम अब देखेंगे भारत का नगरीकरण। भारत में नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है, ये हम अभी देखने वाले हैं। देखिए, कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। तो कुल जनसंख्या, अपने देश में जितनी जनसंख्या है उतने से कितनी जनसंख्या शहरों में रहते हैं, इसके स्तर को लेकर नगरीकरण निश्चित किया जाता है। तो हम उसका आलेख देखेंगे, प्रवृत्ति देखेंगे, भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति। तो हम देख सकते हैं कि भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति में नगरीकरण 1961 से लेके 2011 तक का यह हमारे भारत देश का नगरीकरण की प्रवृत्ति दी गई है। देखिए, 1961 में हमारे भारत देश का नगरीकरण 18.0 था। उसके बाद 1971 में खाली थोड़ा ही बदलाव हो चुका है 0.2 के हिसाब से, मतलब 18.2। उसके बाद यहाँ ज्यादा बढ़ोतरी हमको दिखाई देती है 1981 में 23.3। उसके बाद आगे देखेंगे तो 1991 में तो थोड़ा ही इसमें बदल हो गया है, ऐसा दिखाई देता है 25.7। और 2001 में भी उतना ही 2% बढ़ता गया है 27.8। यह 2001 में नगरीकरण हो चुका है। उसके बाद 2011 में 31.2 है। तो हमारे भारत, ये देखने के बाद भारत में नगरीकरण किस प्रकार से हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है। जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो भारत में नगरीकरण का विकास कम हो रहा है। उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जैसे विकसनशील देश जैसा, विकसित देश जिसमें जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, आगे हमें देखना भी है, ब्राजील की भी देखना है। जिस प्रकार से प्रगति होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रही, धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि हमारे भारतीय मानवीय अधिवास ज्यादातर ग्रामीण भागों में बसे हुए हैं। इसका कारण यही है कि हमारी भारत देश की प्रमुख कार्य, प्रमुख व्यवसाय हमारी देश की कृषि है। कृषि के ऊपर ही अपना देश चलता है, हम जानते हैं। और कृषि के कारण ही भारत का विकास हो रहा है। इसलिए भारत में अधिकतर जो जनसंख्या है यह ग्रामीण भागों में बसी हुई है, हम देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हम आशा करेंगे कि हमारा भारत का नगरीकरण भी अच्छी तरह से हो जाएगा। नए नए शहरों का निर्माण हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आगे हम देखना भी है कि भारत का नगरीकरण धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जितना तेज गति से होना चाहिए उतना तेज गति से नहीं हो रहा है। तो आगे देखेंगे हम कि हमने जो अभी भारत की नगरीकरण प्रवृत्ति की जो आकृति देखा, तो आकृति का निरीक्षण करो और प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उस प्रश्न में हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एकदम आसान है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सन 1961 में नगरीकरण कितना था?
तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सन 1961 में नगरीकरण उधर ही दिया है। हम देख सकते हैं 18.0% नगरीकरण था। किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस नगरीकरण की प्रवृत्ति को देखकर हम बता सकते हैं कि 1971 से लेकर 1981 इस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था, क्योंकि एकदम चढ़ाव दिखाई देता है और उस समय नगरीकरण सर्वाधिक हुआ था। किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी? जैसे ही हम पहले ही आलेख में देख रहे हैं, जो 1961 से लेके 71 तक खाली वहां 1961 में 18% था, 1971 में 18.2, इतना ही, खाली 0.2 से बढ़ोतरी हो गई है। इसीलिए इस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी। तो हम इस प्रकार से यह भारत के नगरीकरण का जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमने यहाँ देखी है। और देखिए यहाँ और एक क्वेश्चन कहा जाता है कि रेखालेख की प्रवृत्ति देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्षों पर पहुंचेंगे? तो हम इस भारत की नगरीकरण की प्रवृत्ति को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि रेखालेख की प्रवृत्ति देखते हुए हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में नगरीकरण में बार बार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हमें महानगर भी अभी कम पड़ रहे हैं। और आप बम्बई के बच्चे हो, विद्यार्थी, तो आपको भी मालूम हो रहा है कि हम भी महानगर में रहते हैं, बम्बई महानगर है। तो मुंबई में इतनी जगह कम होने के कारण दूसरे नगरों का विकास हो रहा है। मुंबई के आजू बाजू जो उपनगर है, उस उपनगर में नगरीकरण बहुत बड़ी मात्रा में हो चुका है, जैसे कि ठाणा, नवी मुंबई, पालघर, आगे वसई, विरार, डहाणू, टिटवाला, मतलब दूर दूर तक यह नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यह हमारे भारत में नगरीकरण में बार बार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा हम कहते हैं। मुंबई के बाजू में महामुंबई भी एक शहर बन रहा है, नई मुंबई तो है ही। तो ऐसे अनेक शहर हम हमारे देश में देख सकते हैं। नई दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, ये तो हमारे महानगर पहले से ही है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर, ऐसे अनेक, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, तो ये हमारे भारत का नगरीकरण का हुआ ये विकास है। ये विकास भी हमें यहाँ देखने के मिलता है। लेकिन ज्यादा आदिवासी थोड़ा ग्रामीण भागों में है, इसलिए इस नगरीकरण में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से तेज गति से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रही, धीरे धीरे होगी, ये हम आशा करते हैं। अभी देखिए भारत का नगरीकरण में भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो ये भौगोलिक स्पष्टीकरण में देखते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। मैंने आपको पहले ही बोला है नगरीकरण हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। तो यह भारत में नगरीकरण की गति कम है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31% था। विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। तो भारत विकसित देशों में की तुलना में हमारे जो भारत देश में जिस प्रकार से नगरीकरण हो रहा है वह कम है, ऐसा एक सर्वेक्षण में कहा गया है। भले ही ऐसा हो, पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण कम हो रहा है, ये
ये तो हम मानते हैं, लेकिन भारत के नगरीकरण की ऐसा हो पर देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जो महानगर है, उस महानगर में ग्रामीण भागों से आदिवास जो जनता है, वो जनता अपने रोजगार पाने के लिए शहरों में जा रही है। 12 महीने ग्रामीण भागों में लोगों के हाथ को काम नहीं मिलता है, इसलिए लोग हमारे देश में जो महानगर है, जहाँ नगरीय विकास हुआ है, वहाँ लोगों की संख्या दिन बर दिन बढ़ रही है, हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो बम्बई ही देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे महानगरों में दिन ब दिन रोजगार पाने के लिए जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। और नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों के उदय की भूमिका उल्लेखनीय है। तो पहले जो महानगर है, हमारे नगरीय विकास हो चुका है, वहाँ जनसंख्या के कारण वो पहले ही फुल हो चुके हैं, लेकिन उसके आजू बाजू का जो परिसर है, वह परिसर भी क्या हो रहा है, नए नए शहरों के निर्माण के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला कि थाना जिला बहुत बड़ा था, तो उसका दूसरा जिला हो गया पालघर, विस्तार में बहुत बड़ा था और प्रशासकीय दृष्टि से वो देखने लायक उतना ज्यादा छोटा नहीं था, इसलिए वह अलग हुआ। मतलब ऐसे अनेक शहर, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे महानगर पालिकाओं की संख्या, नए नए शहरों का निर्माण होता ही जाता है। ये हम भारत के नगरीय भौगोलिक स्पष्टीकरण में हम देख रहे हैं। और उसके बाद यह बड़ी ही वृद्धि इस नगरीय से जनसंख्या में हो रही है। लेकिन हमें और एक हमारे लिए उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे यहाँ नए शहरों का भी उदय हो रहा है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। हमने भारतीय आदिवास, मानवीय आदिवास की प्रस्तावना में पहले ही हमने देखा है कि भारत में जलवायु एक समान नहीं है, इसलिए मानवीय आदिवासों में भी विविधता पाई जाती है। तो भारत में नगरीकरण जो हुआ है, वो उसको देखकर हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है, नगरीकरण का विकास अधिक हुआ है। उत्तरी में देखेंगे तो हिमालय की ढाल है, हिमालय पर्वत, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में नगरीकरण कम हुआ है। उसके बाद राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिण भाग, ऐसे जहाँ सुविधाओं का अभाव है, वहाँ नगरीकरण कम हो गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो देखिए, भारत में नगरीकरण देखिए कौन से राज्यों में नगरीकरण ज्यादा हो गया है, ये हम अभी देखेंगे। तो भारत में भी नगरीकरण हुए राज्य है, तो कौन से राज्य में ज्यादा नगरीकरण हुआ है सॉरी, हमको देखना है। तो देखिए, यह पहले देखेंगे हम गोवा राज्य, क्योंकि हमारे देश में गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या यह नगरों में रहते हैं। बराबर है। उस राज्य के हिसाब से देखेंगे, राज्य क्या क्षेत्रफल छोटा है, वहाँ पणजी वहाँ की राजधानी है राज्य की। तो पणजी शहर में और उधर ही हम देख सकते हैं एक पर्यटन स्थल है, इसीलिए वहाँ के लोगों को रोजगार में बहुत बढ़ोतरी है और वहाँ के लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। तो इसलिए वहाँ का जो नगरीकरण है, ये नगरीकरण बहुत तेज गति से हो चुका है। और वहाँ का गोवा राज्य का जो नगरीकरण है, वो 62% जनसंख्या जो है, वहाँ की जनसंख्या वो इस वहाँ यहाँ के
नगरों में रहती है। तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो वहाँ का नगरीकरण हो चुका है और नगरीकरण में उसका विकास अच्छी तरह से गोवा का हो चुका है, हमें सबको पता है। उसके बाद देखेंगे दिल्ली। दिल्ली में नगरीकरण, तो दिल्ली में नगरीकरण यह 80% से अधिक हुआ है। ठीक है, तो यह भी हम मानते हैं कि दिल्ली में नगरीकरण गोवा के साथ साथ, अभी गोवा राज्य की बात हो गई, दिल्ली शहर की बात चल रही, तो वहाँ भी नगरीकरण 80% से अधिक बोला है, 80% से अधिक हुआ है। उसके बाद हम तमिलनाडु दक्षिण की ओर जा रहे हैं। क्या हमने देखा है कि भारत के नगरीकरण में, भौगोलिक स्पष्टीकरण में हम देख रहे हैं कि कौन से राज्यों का विकास हुआ है नगरीकरण में। तो हमने देखा है कि भारत के नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए कि उत्तरी की तुलना में दक्षिण वाले राज्यों में ज़्यादा अधिक विकास हो चुका है। तो देखिए, तो यहाँ भी एक राज्य आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य का भी नगरीकरण हो चुका है। तमिलनाडु को राज्य को भी किनार पट्टा सागरीय तट आता है। तो हमारे भारत के तीनों ओर से सागरीय तट होने के कारण इस सागर तट के ऊपर बड़ी मात्रा में वहाँ भी विकास हो चुका है। और तमिलनाडु राज्य की देखेंगे तो वहाँ भी तमिलनाडु में जो बड़ा शहर है, वहाँ की राजधानी चेन्नई, तो चेन्नई का भी हम देखेंगे, चेन्नई का ये रेलवे स्टेशन है। चेन्नई की उसके बाद तमिलनाडु की जो संस्कृति है, क्या प्रमुख है, कथक डांस हो, वहाँ के भव्य मंदिरों का निर्माण, वहाँ की विशेषताएं हैं। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो आपको भव्य मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप आंध्र प्रदेश जाओ, कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, इस राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में आप जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े भव्य दिव्य मंदिरों का निर्माण हो चुका है। तो इसके कारण भी वहाँ बड़ी मात्रा में देख रहे हैं। बात महाराष्ट्र राज्य का नगरीकरण, तो महाराष्ट्र राज्य में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में नगरीकरण हो रहा है। तो महाराष्ट्र का नगरीकरण में देखेंगे तो हमें सबको पता है, मुंबई यह हमारे देश की प्रमुख आर्थिक राजधानी है और मुंबई का नगरीकरण में बहुत बड़ा विकास हो चुका है। मुंबई का नगरीकरण ज़्यादा हो चुका है और मुंबई में जो भूमि है, वो भूमि लोगों तो इस मुंबई के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र में ऐसे अनेक शहर है जो कि मुंबई के बाजू में महामुंबई शहर अभी निर्माण हो रहा है उरण साइड में। उसके बाद नवी मुंबई, ऐसे अनेक अपना शहरों का निर्माण हो रहा है। पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है, मुंबई की अपने महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर है, मुंबई है। तो ऐसे अनेक शहरों का नगरीकरण अच्छी तरह से हो रहा है। तो महाराष्ट्र का भी इस भारत के नगरीकरण में हिस्सा है और ये बम्बई में हमें सभी को रोजगार मिलता है, हमें सबको पता है। तो महाराष्ट्र का भी विकास इस नगरीकरण में अच्छी तरह से हो रहा है। इसीलिए अपने भारत देश में नगरीकरण में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, हम ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद गुजरात राज्य में नगरीकरण, तो गुजरात में भी अच्छी तरह से नगरीकरण हो चुका है कि अहमदाबाद शहर हो, सूरत हो, गांधीनगर हो,
तो यह इन शहरों का विकास हो रहा है, अभी भी हो रहा है। बड़े बड़े कपड़े के कारखाने हैं, मिल है। तो ऐसे कुछ औद्योगिक के बारे में हम देखेंगे तो गुजरात भी आगे है, जो औद्योगिक क्षेत्र में उसकी प्रगति हो गई है। और इसलिए गुजरात की तरफ सूरत हो, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, ऐसे शहरों में बड़ी मात्रा में विकास हो रहा है। यहाँ भी गुजरात का भी नगरीकरण बड़ी मात्रा में हो चुका है, हम देख सकते हैं। और केरल केरल राज्य में नगरीकरण तो देखिए, हमने देखा है तमिलनाडु, गोवा राज्य, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं केरल। तो केरल राज्य में भी बहुत नगरीकरण हो चुका है। जैसे कि वहाँ केरल में भी एक मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी, हमें मालूम है। उसके बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम का भी बहुत नगरीकरण हो चुका है। तो ऐसे हमारे देश में जहाँ जहाँ बड़े शहरों का निर्माण हो चुका है, तो वहाँ अच्छी तरह से नगरीकरण हो चुका है। खाली लोगों को रोजगार मिलने के कारण, सभी सुविधा होने के कारण ये ऐसे शहरों में जनसंख्या बढ़ती है। और जब से जनसंख्या बढ़ती है तो शहर क्या होता है, विस्तार रूप धारण करता है। शहर में रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो बाद में शहर के बाहर हम देख रहे हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, नई मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ऐसे शहरों में जब शहर फुल हो जाते हैं, पैक होते हैं जनसंख्या के कारण, तभी उनके बाजू में ही ऐसे नगरों का विकास होता है, नए नए नगर निर्माण होते हैं। तो हमने इस प्रकार से भारत में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल राज्यों में नगरीकरण अधिक हुआ है, हमें ऐसा मानना पड़ेगा। और हमने इस भौगोलिक स्पष्टीकरण, भारत नगरीकरण भौगोलिक स्पष्टीकरण, इस टॉपिक में हमने देख लिया है। इसके कारण क्या है, ये भी हमने देखा है। और उसके बाद हम देखेंगे तो इसके उपरांत हमने ये भी देखा है कि भारत के उत्तरी में वहाँ नगरीकरण कम हुआ है, क्योंकि वहाँ सुविधाओं का अभाव, बड़े बड़े चट्टाने, ढलान, हिमालय हिमालय पर्वत, इसके कारण वहाँ का विकास, वहाँ नगरीकरण ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उसके हम यह अभी देखेंगे तो भारत में कम नगरीकरण हुए राज्य कौन से। तो भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश यह हिमालय पहाड़ी में आता है, जम्मू कश्मीर भी यहाँ उधर ही, उत्तराखंड, तो यह इसके कारण वहाँ नगरीकरण कम हुआ है। और बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में भी नगरीकरण कम हुआ है। तो हम अभी देखेंगे, यहाँ दिया है क्या, हमारे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत प्राचीन है। देखिए, भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस क्षेत्र के लोग अनेक पीढ़ियों से नदी किनारे, पठारों पर एवं पहाड़ियों पर भी रहते हैं। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान मतलब पैठन, ये तत्कालीन नगर थे उस समय। इससे यह परिलक्षित होता है कि भारत में नगरीकरण की बड़ी परंपरा रही है। भारत में इतिहास गवाह है कि पहले हमारे देश में संस्थान रहते थे। तो इन संस्थानों में
और उस समय जहाँ पानी उपलब्ध है, मैंने पहले ही बोला है, नदी किनारे, जहाँ खेती करने लायक जमीन है, पहाड़ियों पर, अलग अलग स्थानों पर हमारे भारतीय मानवीय अधिवास ज्यादा उस समय भी दिखाई देता था। तो हमारे लिए भारत के नगरीकरण की यह बड़ी परंपरा रह चुकी है। तो इसके बाद थोड़ा हम ये देखेंगे। तो भारत नगरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला क्षेत्र घन मानचित्र। तो यहाँ भारत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला क्षेत्र घन मानचित्र हम देख रहे हैं। तो मानचित्र सूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश समूह ये दिया गया है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो समय के अभाव से मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 0 से लेके 20 तक, तो यह बहुत कम है। तो यह कौन से राज्यों में आता है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, इन राज्यों में यह कम जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। 2121 से 40 तक यहाँ दिया है मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में 21 से 40% नगरीय जनसंख्या है। 41 से 60 में गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, और 61 से 80 में गोवा, पांडुचेरी, दमन और दीप, लक्षद्वीप, और 81 से 100 में चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो हमारे दिल्ली है। इस प्रकार से भारत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला क्षेत्र घनन मानचित्र हम देख रहे हैं। देखिए, तो भारत नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला क्षेत्र घन मानचित्र, तो क्षेत्र घन मानचित्र भारत, तो देख सकते हैं हम यहाँ हेलो सर, नीरज गुप्ता सर, हेलो हेलो। हाँ सर, बोलो सर। हाँ, हाँ क्या सर, मैडम, बोलो सर। वही एक मैडम बीच बीच में आवाज कर रही थी, इसलिए मैं अभी उसका अचानक फोन आ गया। क्या करेंगे, कितना 10 बार कट किया। ठीक है सर, हाँ वो बोलता हूँ मैं। हाँ, तो देखिए कि हम देख रहे हैं कि भारत का जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला क्षेत्र घन मानचित्र हम देख रहे हैं। तो यहाँ अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया था, तो वही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी बार बार वही बोलने से हमारा समय भी जाएगा, तो हमें आगे भी जाना है। तो इस प्रकार से यह हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ब्राजील। तो ब्राजील नगरीकरण, तो हमने अभी तक भारत का नगरीकरण देखा है। भारत के नगरीकरण का किस प्रकार से विकास हो गया है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं है, कौन से भाग में विकास हुआ है, उसका कारण क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, हमने वो देख चुके हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ब्राजील नगरीकरण। तो ब्राजील में कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा, शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। यह हमने देखा है। अब हम देखेंगे ब्राजील का नगरीकरण कैसे हुआ। तो ठीक है, थोड़ा 2 स्लाइड मेरा पीछे गया था। हाँ, अभी आया। तो ब्राजील नगरीकरण की प्रवृत्ति यहाँ में दी गई है। तो देखिए, आप किताब में भी देख सकते हैं, आपके सामने किताब हो तो, और है। ब्राजील नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ दिया गया है। उस आंकड़ों को पकड़ के हमें कहा गया है कि इस तालिका को देखकर हमें ब्राजील नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका के आधार पर हमें रेखालेख
तैयार करने के लिए कहा गया है। तो हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो किताब में, तो उसमें ब्राजील नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1960 से लेके 2010 तक का दिया गया है। उसकी प्रवृत्ति है, ये उसका आलेख है। तो यह आलेख के तौर से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 1960 में यहाँ देखते हैं ब्राजील में 1960 में 41.1 यह इतना ब्राजील का नगरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत है। 1970 में 56.8, उसके बाद 1980 में 66.0 और 1990 में 74.6 और 2000 में 81.5 और 2010 में 84.6। मतलब इतना तेज गति से अच्छी तरह से यह ब्राजील के नगरीकरण का विकास हो चुका है। अभी हमने देखा कि भारत में 1961 में खाली 18.0 था। भारत में 1961 में 18.0 था, तो यहाँ 1960 में 47.1 है। तो भारत और ब्राजील की हम तुलना करेंगे तो यहाँ बहुत फर्क दिखाई देता है। और भारत में 2011 की बात करेंगे, 2011 में खाली 31.2 इतना नगरीकरण हुआ है। तो 2010 में यहाँ ब्राजील का नगरीकरण 84.6 इतना बदलाव हमें दोनों देशों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो यह हम देखते हैं कि ब्राजील का अच्छी तरह से तेज गति से नगरीकरण हो चुका है। इस प्रवृत्ति को देखकर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ब्राजील में यह नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो दिए गए आंकड़ों में कितना कालांतर है? तो इस दिए हुए ब्राजील के नगरीय जनसंख्या के दिए गए आंकड़ों में 10 साल का कालांतर है। ठीक है, तो किस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है? तो 1960 से 1970 तक इस कालखंड में ब्राजील का नगरीकरण अधिक गति से हुआ है। तो यह हम मान सकते हैं कि प्रश्न उत्तर भी हमने यहाँ इस आलेख देखने के बाद हमें उस आलेख को देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ब्राजील नगरीकरण में भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो ब्राजील का इतना तेज गति से नगरीकरण हुआ है, भारत से भी ज्यादा। हेलो, हाँ बोलो सर। टाइम हो चुका है। हाँ थोड़ा फास्ट है तो मैं फास्ट ले लूँ तो अभी कितने मिनट बाकी है सर? सर वैसे तो हो चुका है, आपको लेना है तो 3-4-5 मिनट और ले सकते हो। हाँ थोड़ा फास्ट लेता हूँ मैं। तो देखिए ब्राजील नगरीकरण भौगोलिक स्पष्टीकरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भौगोलिक ये हुआ है, उसका विकास हो चुका है। देखेंगे नगरीकरण में, तो विकसनशील देशों में ब्राजील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। ये देश की नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणीय है। ब्राजील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। देखिए कितना फर्क है ब्राजील और भारत में। और आगे देखेंगे सन 1960 से सन 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक थी। तो हमने इस मैप की तरह से हम देखते हैं कि 1960 से लेके 2000 इस दशक तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक हुई थी, किंतु उसके बाद ब्राजील में नगरीकरण की गति धीमी पड़ गई। उसका कारण एक ही है, क्योंकि वहाँ 2000 तक 4 दशक तक नगरीकरण की गति बहुत तेज गति से बढ़ गई है। उसके बाद थोड़ी धीमी क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ के ब्राजील सरकार ने वहाँ ऐलान किया कि क्या होता है, उसी ब्राजील देश में दक्षिण की ओर उस वहाँ के संसाधनों के ऊपर बहुत जनसंख्या निर्भर हुई थी और एक ही जगह पे
ब्राजील में एक ही साइड में नगरीकरण हुआ है, वो नगरीकरण पूरे देश में होना चाहिए, वहाँ के सरकार को था। तो इसलिए सरकार ने बाद में एक नीति अपनाई, पश्चिम की ओर चलो, और वहां जाके हम थोड़ा वहां भी विकास करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, आगे ये दो दशक में थोड़ी ब्राजील में जो नगरीकरण है थोड़ा धीमी गति से हो गया। ब्राजील में नगरीकरण का विकास, तो ब्राजील में मुख्य दक्षिण पूर्व भागों में साओ पाउलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक हो गई है। जिस प्रकार से भारत में हम देखा है बड़े बड़े शहर देखा है, उसी प्रकार से भी ब्राजील में शहर है। तो साओ साओ पाउलो यह महानगर, इस महानगर का भी बड़ी मात्रा में विकास हो गया है, और उसके आजू बाजू के प्रदेश में भी नगरीकरण बड़ी मात्रा में हो चुका है। हम देख सकते हैं साओ पाउलो महानगर, तो इस महानगर का बहुत विकास हो चुका है। ब्राजील में नगरीकरण का अधिक विकास कुछ महानगर है और कुछ राज्य है, इसका भी हमें अध्ययन अभी करना है। तो साओ पाउलो महानगर एक वहाँ का प्रमुख महानगर है, सबसे बड़ा महानगर है, यह हमें देखना है। ठीक है, तो उसके बाद paraná राज्य, तो यह paraná राज्य भी, इसका भी विकास हो चुका है, वो भी उसी साइड में आता है, जो कि साओ पाउलो इस शहर के बाजू में वो शहर आता है। तो ये आपको जानकारी के लिए मैंने कुछ राज्य के नाम बताए हैं, हमें किताब में तो नहीं है, लेकिन हम विस्तार के रूप में जानकारी देखने के लिए हमें क्या जाता है, इसके लिए हम इससे एक साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो खाली साओ पाउलो महानगर इसको ही नहीं देखते हुए हमें उसके आजू बाजू के भी राज्यों को भी देखना है। तो paraná भी राज्य का विकास हो चुका है, सांता कटरीना राज्य, इसका भी विकास हो चुका है, रियो डी जेनेरो राज्य, इसका भी विकास हो चुका है। इन नगरों का बड़ी मात्रा में नगरीकरण हो चुका है, यह हम देख सकते हैं। तो इसका कारण अभी देखेंगे। तो इस प्रकार से ब्राजील के दक्षिण पूर्व भागों में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक हुई है। देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं आदिवासियों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राजील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया। देखिए, ब्राजील में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व इस भाग में ही, जो मैंने आपको बताया, साओ पाउलो शहर, paraná राज्य, ऐसे अनेक राज्यों का शहर का बड़ी मात्रा में नगरीकरण हो चुका है। तो ब्राजील सरकार ने इसको सोचा कि एक ही जगह पे देश का एक ही साइड में बड़ी मात्रा में विकास हुआ है, नगरीकरण हुआ है, तो ब्राजील सरकार ने एक नीति अपनाई और वहाँ के आदिवासियों को कहा कि हम उसका विकेंद्रीकरण करेंगे, और अपने सभी देश का मतलब ब्राजील का पूरा ब्राजील का विकास चारों दिशा में होना चाहिए। इसलिए वहाँ की सरकार ने कहा कि पश्चिम की ओर चलो, इस नीति को अपनाया। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण कम होगा और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होगा, और देश में स्थित जनसंख्या उत्तरण में असमानता कम होगी। यही उद्देश्य ब्राजील सरकार का था। ब्राजील सरकार का उद्देश्य यही था कि जो विकास हो रहा है वो खाली चुनिंदा कुछ भागों में ही विकास हो रहा है। अभी हम देखेंगे मुंबई में ही सभी को काम मिल रहा है। सब मुंबई में ऐसे अनेक कार्यालय है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, महानगर है। अगर उसका विकेंद्रीकरण थोड़ा करेंगे तो मुंबई के ऊपर जितना शहर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसका क्या होता है, कम हो जाएगा। मतलब जो कार्यालय ऑफिस है, औद्योगिक ऑफिस है, कारखाने है, अगर दूसरे शहर में भी उसका केंद्रीकरण करेंगे तो एक ही शहर पे आने वाला जो तान है, प्रेशर है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वही उद्देश्य ब्राजील की सरकार ने भी किया था कि दक्षिण पूर्व भागों में जो नगरीकरण में अधिक वृद्धि हो गई है और उधर ही ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, तो उसका विस्तार होने के लिए, उसका विकेंद्रीकरण होने के लिए पश्चिम की ओर चलो इस नीति को प्रोत्साहन दिया। अभी देखेंगे तो यहाँ ब्राजील ठीक है, तो ब्राजील नगरीकरण जनसंख्या प्रतिशत, तो ब्राजील में हम देख रहे हैं
एक मिनट। हाँ, ब्राजील की नगरीय जनसंख्या के संबंधी, ठीक है, तो बिंदुओं पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ है? तो अभी आपको मैंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे राज्य में, अपने देश में, भारत देश में देखा तो किस प्रकार से नगरीकरण हो चुका है, कौन से राज्यों में हमने देखा। गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, केरल है। इन राज्यों के हमने नाम देखे हैं किताब के माध्यम से, भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो उधर भी, ब्राजील में भी किस प्रकार से वहाँ कौन से राज्यों का, किन राज्यों का विकास हुआ है, ये भी हम इस पाठ के माध्यम से देख रहे हैं। तो सर्वाधिक नगरीकरण साओ पाउलो, ये तो प्रमुख शहर है वहाँ का, मैंने आपको पहले ही बोला है। रियो डी जेनेरो, इन राज्यों में हुआ है। उसके बाद पराना भी है, जो कि खाली मैंने 2 ही नाम दिया है इधर। तो ये अपने हिसाब से बता सकते हैं, या इत्यादि ऐसा कर भी सकते हैं। और उसके बाद किन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है, तो उसी के जिस प्रकार से अपने देश में भी उत्तरी में, भारत के उत्तरी में नगरीकरण कम हुआ है, उसके बाद राजस्थान, बिहार और उत्तरी भाग में भी नगरीकरण कम हुआ है, उसी प्रकार से ब्राजील में भी नगरीकरण हमें कौन से राज्य में कम हुआ है देखना है। तो पराना, मरानाहो, पियाऊ, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस ब्राजील नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में हम देखते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो हम इस ब्राजील का मानचित्र देखकर हम कह सकते हैं कि साओ पाउलो, गुयाम, ब्रासिलिया, रियो डी जेनेरो, एस्पिरियो सांतो, ऐसे यह राज्यों के नाम है, शहर के नाम है। देश में ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत हमें दिखाई देता है, 91 से 100 तक। तो यह अलग अलग नाम दिए गए हैं इधर, 51 से लेके 60 तक, 61 से लेके 70 तक, 71 से लेके 80 तक, 81 से लेके 90 तक। इस प्रकार से यह उसका वर्गीकरण किया गया है। मानचित्र ब्राजील के जनसंख्या के प्रतिशत का अलग अलग वर्गीकरण किया है, और कौन से राज्यों में जनसंख्या घनी है, हमें यह हम देख रहे हैं। तो रियो ग्रांडे डो सुल, सांता कटरीना, पराना, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो, तो यह इस राज्यों का बड़ी मात्रा में नगरीकरण हो चुका है। तो यह हम देख रहे हैं। तो मानचित्र से मित्रता, भौगोलिक स्पष्टीकरण, तो हमें ये भी देखना है मानचित्र से मित्रता। तो यह हमें मानचित्र देखने के बाद हमें कुछ इसी के ऊपर देखना है, भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो इसमें मानचित्र देखने पर यह ध्यान में आता है कि ब्राजील के नगरीय आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक हुआ है विकास, ठीक है, नगरीकरण अधिक हुआ है। उत्तर की ओर स्थित राज्यों की अपेक्षा साओ पाउलो, गोइयास, रियो डी जेनेरो में नगरीय जनसंख्या अधिक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, यह ज्यादा संख्या साओ पाउलो इस महानगर में हमें दिखाई देती है। उसके बाद हम देख रहे हैं ब्राजील की उच्च भूमि का प्रदेश, यौं अमेजन नदी के मैदान में जनसंख्या कम होने से नगरीकरण भी कम ही हुआ है। देखिए, ब्राजील की उच्च भूमि, जिस प्रकार से हमारी भारत देश की भी उच्च भूमि हमने देखा है, वहां भी इन प्रदेशों में मानवीय अधिवास नगरों की नगरीय विकास कम हो चुका है। यहाँ भी ब्राजील की उच्च भूमि का प्रदेश एवं अमेजन नदी के मैदान में भी जनसंख्या कम दिखाई देती है, और वहाँ नगरीय विकास कम हो चुका है। इसका कारण यही है कि यहाँ जो सुविधाएं हैं, वो सुविधा कम दिखाई देती है, इसलिए वहाँ नगरीय विकास कम हो चुका है।
तो इस प्रदेश में मोनोस नामक बंदरगाह निग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है। तो यह हम इस मानचित्र की से मित्रता करने के बाद हमें हमारे सामने मानचित्र को रखकर हम यह मित्रता कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इस मानचित्र की तरफ हम देखकर बता सकते हैं कि ब्राजील के दक्षिण में साओ पाउलो ये ऐसे प्रमुख शहर है। इस शहर में ज्यादा घनी जनसंख्या है। और उसके बाद अमेज़न के मैदान है, नदी, वहाँ के जो मैदान है, वहाँ के जंगल, वहाँ जंगल होने के कारण, घना जंगल होने के कारण, भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण वहाँ लोगों को अधिवास करने के लिए, वहाँ रहने के लिए लोगों को दिक्कत आती है। वहाँ जो भौगोलिक सुविधाएं हैं, जो हमारे लिए जो कुछ सुविधा है, वो सुविधा कम होने के कारण वहाँ नगरीकरण कम हो चुका है। तो इस प्रकार से यह यहाँ अपना यह भारत मानवीय अधिवास पाठ क्रमांक 7 यहाँ खत्म होता है, समाप्त होता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने मानवीय अधिवास के बारे में जानकारी ली है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है ये भी देखा है हमने। उसके बाद देखते देखते हमने आगे जाके ब्राजील के बारे में देखा है। ब्राजील के भी मानवीय अधिवास क्या है, इसका भी जानकारी हमने इससे पहले पीरियड में ले चुके हैं। वहाँ का भौगोलिक स्पष्टीकरण, वहाँ के शहरों का विकास, वहाँ की जमीन, वहाँ कौन से भाग में ब्राजील के ज्यादा विकास हो चुका है वो भी देखा है। क्योंकि वहाँ भी हवामान, जलवायु एक समान न होने के कारण वहाँ भी एक ही दिशा में, देश के एक ही दिशा में ब्राजील में ज्यादा नगरीकरण हो चुका है। और सर बोलो ठीक है सर। मेरे सर, हाँ सर बोलो सर। 5 मिनट ज़्यादा हो गया, साइंस के टीचर वेट कर रहे हैं। ओके ओके सर, चलो ठीक है, मुझे पहले बेल देने का ना सर। अरे तो चलो। मैं आपको बोला ना, तभी तो आप बोले फिनिश कर रहे हैं सर। ठीक है, हाँ नहीं कोई नहीं बात सर, नहीं। एक मिनट सर, अभी कभी भी ना थोड़ा एक मेरे को क्लिक करने का सर, कैसा है कि मैं घड़ी में देखा नहीं सर, ऐसा है। अब बोलो बोलो। ओके ओके चलो ठीक है। हाँ ओके अभी सर। क्या सर? ओके धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे पाठ समाप्त हुआ। देवा हुआ स्वाध्याय जो है ये पूरा करो। ओके सर।